एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, तो मैं सोचा कि पूरा क्यों ना कवर किया जाए, आधा अधूरा क्यों बनाया जाए, समझ आया ना। आज हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करता है और कौन सी कंप्यूटर मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह का होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आता है। कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम को लेकर के, वो इस वीडियो में पूरे क्लियर होने वाला है। तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में टोटल चीज, ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर मेमोरी का बात आता है तो हमें नॉर्मल जब कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया जाता है तो उसमें दो ही तरह का पढ़ाया जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है और एक ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी को भी अलग अलग भाग में बांटा हुआ है, एक मैग्नेटिक, एक ऑप्टिकल, एक फ्लैश, ये तीन तरह की कैटेगरी होती है अलग अलग, बट ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। मोटा मोटी ये इसको आप हटा करके और ये सारा चीज भी लिख देंगे तो भी सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, बट हम थोड़ा सा इसको अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो जब प्राइमरी मेमोरी की बात आती है तो प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती है, एक आपका रैम आता है और एक रोम आता है, ठीक है। मैंने ये सारा चीज इसमें विधिवत ढंग से लिख दिया है। रैम होता है वो वोलेटाइल होता है और रोम होता है नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, पहले ये चीज हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक इसमें रैम होता है आपका और एक रोम होता है, ठीक है। इसमें कैश मेमोरी भी आता है, ठीक है। इसमें कैश मेमोरी भी आता है। कैश मेमोरी का क्या काम है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आपका रैम। नॉर्मल जो हम कंप्यूटर में रैम जो लगाते हैं या फिर हमारे मोबाइल फोन में भी जो रैम दिया हुआ रहता है, 2 GB 4 GB का जो रैम लगा हुआ रहता है, फिर 8 GB का जो रैम लगा हुआ रहता है, ये हमारा कौन सा रैम होता है, ये हमारा डी रैम होता है, ठीक है। रैम दो प्रकार का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। तो जो हम रैम बढ़वा लेते हैं ना कि थोड़ा सा मेरा रैम अधिक रहेगा तो हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा, फिर हमारा मोबाइल फास्ट काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जो रैम जो हम बढ़वाते हैं वो कौन से रैम को बढ़ाते हैं, हम डी रैम को बढ़ाते हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम जो नॉर्मल हम एक स्लॉट में जो लगा हुआ रहता है हम निकाल लेते हैं और निकाल करके और यूज कर लेते हैं उसको। इसका कई सारा मॉडल आता है, ये आपका DDR1 आता है, फिर DDR2 आता है, फिर से DDR3 आता है, फिर DDR4 आता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस सबका अलग अलग स्लॉट रहता है। अगर आप 1 के स्लॉट में 2 लगाएंगे तो नहीं लगेगा, अलग अलग स्लॉट लगेगा। तब जब भी आपको रैम एक्सपेंड करवाना होगा तो जब आप बाजार से रैम खरीदने जाएं तो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारा DDR1 लगा हुआ है, DDR2 का स्लॉट है या DDR3 का स्लॉट है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मॉडल हो गया। जैसे जैसे आगे जाता गया है वैसे वैसे थोड़ा सा इसको और एडवांस तरीके से बनाया गया है, थोड़ा सा फास्ट काम करता है, थोड़ा सा अधिक कॉस्टली होता है, समझ में आ रहा है ना। तो जो हमारा रैम 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB 14 GB जो हम रैम लगाते हैं वो हमारा डायनेमिक रैम रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो डायनेमिक रैम यही है, हम जैसे रैम बढ़ा लेते हैं लगा लेते हैं तो डायनेमिक रैम हो, यही हम यूज किए, हम इसी के बारे में जानते हैं। स्टैटिक रैम एक अलग प्रकार का रैम होता है, ये भी आपका मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। तो स्टैटिक रैम जैसे ये होता है, ये रियल टाइम अपडेट होते रहता है। जैसे बहुत बार क्रिकेट स्कोर आप जैसे देखते हैं तो क्रिकेट स्कोर अगर आप ब्राउजर वगैरह से देखते हैं तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो अब सारा चीज मालूम पड़ता है। लेकिन जो स्टैटिक रैम में अगर वर्क करेगा तो अपने आप वो रिफ्रेश होगा, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और डायनेमिक रैम वो होती है जो हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में जो एक बड़ा सा लंबा सा मेमोरी कार्ड जैसा जो निकाल लेते हैं लगा लेते हैं तो हमारा डायनेमिक रैम होता है, डी रैम। तो एस रैम डी रैम यही होता है, ठीक है। अब हम पहले समझते हैं कि रैम कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम रोम पे आएंगे। सबको एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप धैर्यपूर्वक देखें। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगी किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। तो रैम कैसे काम करता है, तो रैम जो होता है हमारा कंप्यूटर का जो रैम होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी है, कोई भी चाहे वो शादी का कैसेट हो या फिर किसी फंक्शन का फोटो हो जो हम सेव करके रखते हो, हमारा किसमें सेकेंडरी मेमोरी, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। मेनली सबसे अधिक हार्ड डिस्क सबका यूज होता है, समझ में आ रहा है ना। हार्ड डिस्क यूज होता है। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क में एक फोटोशॉप एप्लीकेशन को ले लीजिए या फिर गूगल क्रोम के ले लीजिए, जो भी इंस्टॉलेड रहता है वो किस में रहता है, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है। लेकिन जैसे हम काम करने के लिए लेते हैं उसको, जैसे मान लीजिए हमने फोटोशॉप खोला तो फोटोशॉप खोलते ही जितने तरह के उसमें एल्बम्स हो गए या फिर कलर कॉम्बिनेशन, जितने सारा चीज उसके जो फाइल रहती है वो उठ करके कहाँ जाती है, वो उठ करके रैम में आ जाती है और रैम में वर्क करता है। जितने देर हम फोटोशॉप खोलते हैं या फिर जैसे फ्री फायर गेम हो गया, गेम को जैसे हम ऑन करते हैं और गेम खेलते हैं तो जब हमारा गेम रहता है वो हमारा मेमोरी कार्ड में सेव रहता है। जैसे आप लोग करते हैं ना 464 GB का आपका मेमोरी कार्ड है और 4 GB रैम है, तो जो 64 GB आपका स्टोरेज रहता है उसमें आपका फ्री फायर गेम सेव रहता है। जैसे आप फ्री फायर गेम को खोलते हैं ये उठ करके आ जाता है रैम में और ये रैम में सारा वर्क करता है। जितना देर आप गेम खेलते हैं उतना देर वो रैम में वर्क करता है, ठीक है। तो सीपीयू, जैसे सीपीयू होता है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि सर सीपीयू डायरेक्ट तो काम कर सकता है ना,
सीपीयू यहाँ से हार्ड डिस्क से कोई भी चीज उठा करके और सीपीयू डायरेक्ट काम कर सकता है। इसका इसमें बीच में रैम का क्या जरूरत है, जो प्राइमरी मेमोरी लगा हुआ रहता है रैम, इस रैम का क्या जरूरत है, सीपीयू डायरेक्ट हार्ड डिस्क से भी उठा के वर्क कर सकता है, तो वर्क कर सकता है। बट सीपीयू का जो स्पीड है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, मीप्स में, ठीक है। जो इसका स्पीड है वो मिप्स में है, 1 मिलियन 1 सेकेंड में कई मिलियंस वो इंस्ट्रक्शन लेता है। और जो हमारा हार्ड डिस्क रहता है या फिर जो सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो थोड़ा सा स्लो रहता है, तो इसके हिसाब से इसके स्पीड से ये नहीं चल पाता है, तो इसीलिए हमें रैम की जरूरत पड़ती है। रैम जब हम लगाते हैं, मोटा मोटी आप इसको अलग अलग मत समझिए, सिर्फ रैम के बारे में, जब भी मैं रैम बोल रहा हूँ रैम समझिए, ये दोनों का अलग अलग कैटेगरी, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम समझिए, तो जिस सीपीयू अगर डायरेक्ट हार्ड डिस्क कोई भी चीज उठा करके, जैसे फोटोशॉप हो गया या फिर कोई भी चीज उठा करके काम करेगा, तो इसके स्पीड से इसका स्पीड मेजर नहीं होगा, ये बहुत पीछे छूट जाएगा और वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए रैम जो होता है, रैम आपका बहुत फास्ट होता है, रैम का जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है, तो इसको उठा करके इसमें से रैम में ला लिया जाता है और रैम में ला करके वर्क किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। उससे भी फास्ट होता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारा एमबी में होता है, रैम हमारा जीबी में होता है और हार्ड डिस्क हमारा टीबी में होता है। समझ में आ रहा है ना। कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी में आता है और कैश मेमोरी का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है, उससे कम फास्ट रैम का होता है और रैम से कम फास्ट हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जो भी लेते हैं चीजें उसकी होती है। तो इसकी अगर कैश मेमोरी की दिखा जाए ना, तो इसका एमबी में होता है, इसका भी अलग अलग नेम होता है, L1 होता है, ठीक है, L2 होता है, L3 होता है। समझ में आ रहा है ना। तो L1 और L2 होता है ना, वो हमारा सीपीयू के अंदर लगा हुआ रहता है, लेकिन जिसमें L3 रहता है ना, तो ये सीपीयू के बाहर जो हमारा मदरबोर्ड रहता है उस पर इंस्टॉल रहता है, ये दोनों की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये अलग अलग इंप्रूवमेंट किया गया है, L1 L2 फिर L3, इसका भी एक वर्जन है। तो इसका जो साइज आता है 2 MB 4 MB 6 MB इतना ही तक इसका साइज रहता है, लेकिन हमारा जो रैम का साइज रहता है, रैम हमारा जीबी में रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो टीबी में रहता है, टेराबाइट में, और रैम हमारा गीगाबाइट में होता है, और ये हमारा जो कैश मेमोरी होता है ये मेगाबाइट या किलोबाइट में होता है। वो L1 L2 तो बहुत पहले केबी में ही आता था। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से कैश मेमोरी काम करता है। कैश मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, आपको कभी कहीं जा रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो पैसे की जरूरत पड़ी तो फर्स्ट आपका हाथ जाता है पर्स में, जो आपका बटुआ होता है उस बटुआ में हाथ जाता है, बटुआ में सर्ट पैसा निकाले और वर्क कर लिए। बट अगर आपको अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी या फिर आपके बटुए में पैसा नहीं रहेगा, तो आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे अपने लॉकर में। अगर आपके लॉकर में नहीं जाएंगे रहेगा तो फिर आप बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो कैश मेमोरी का वही काम होता है, जो चीज हम ज्यादा यूज में लेते हैं थोड़ा बहुत वो अपने अंदर सेव रख लेता है, और जैसे हम उस चीज पे क्लिक करते हैं फटाक से वो चीज हमारे सामने आ जाता है। जैसे अगर आप MS वर्ड वगैरह ओपन करते होंगे, तो जैसे MS वर्ड ओपन करते हैं तो जैसे एम लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारा चीज, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले रहेंगे तो लेटेस्ट ऊपर वही रहेगा, अगर एक्सेल खोले हैं तो एक्सेल वही रहेगा। नॉर्मल एग्जांपल के लिए, सभी को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो मैसेज टाइप कर रहे हैं तो जो आप मैसेज किसी को भेजे रहेंगे ना, उसका 2 अक्षर जैसे टाइप करेंगे वो पूरा अक्षर सामने दे देता है, पूरा उस वर्ड को दे देता है, और हम उसमें क्लिक करते हैं, हम सर्च दे भेज देते हैं। तो कैश मेमोरी जो चीज में हमको ज्यादा जरूरत पड़ता है वो चीज रख लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और आपके टेबल पे कुछ जैसे जो फाइल्स होते हैं, फाइल अलमारी में रखा हुआ रहती है, लेकिन जैसे हमें वर्क करना रहता है तो उस फाइल को हम ला करके टेबल पे रखते हैं, और टेबल पे रख के हम फिर उसमें जो भी वर्क करना रहता है करते हैं, फिर उसको रख देते हैं। तो जो टेबल पे जितना जिस टाइम रियल टाइम के लिए जो फाइल रखा हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो हमेशा के लिए टेबल पे रहती है, जिस चीज की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वो हमेशा टेबल पे रहती है, बाकी फाइल्स हम रखते हैं, वर्क करते हैं, फिर उसको हम टेबल में साज देते हैं। तो हमारा रैम भी वैसे ही, रैम हमारा टेबल का काम करता है। जैसे अलमारी में से निकाले फाइल और फाइल को ला करके टेबल पे रखे, फिर वर्क किया, फिर हमने जाके टेबल पे रख दिया। वैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन ऐप जब भी हम खोलते हैं तो हमारा किस में रखा हुआ रहता है, सारा इंस्टॉल रहता है हार्ड डिस्क में रहता है। हार्ड डिस्क से जैसे हम ऑन करते हैं तो उठ करके वो कहाँ आता है, हमारा रैम में आता है। रैम में आकर के हम उसमें वर्क करते हैं, और जैसे हम क्लोज कर देंगे वो सारा गायब हो जाएगा। या फिर हम काम करते वक्त लाइट चला गया तो वो सारा चीज खत्म हो जाता है। ये वोलेटाइल होता है, ये भूल जाता है जो भी वर्क आप इसमें कर रहे हैं रियल टाइम। अगर आप एक बार वर्क कर रहे हैं, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तो जैसे लाइट वाइट कटेगा वो सारा चीज सिस्टम से वो गायब हो जाएगा। फिर अगर आप सिस्टम दोबारा ऑन करेंगे तो फिर से आपको वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जो भी आप वर्क किए। जैसे मान लीजिए फोटोशॉप में कोई आप खूब बढ़िया से एकदम हिरन का ग्राफिक करके उसको फोटो बना दिए और उसको सेव नहीं किया, और जैसे लाइट कटा सारा सिस्टम में से आपका गायब हो गया, फिर ऑन करेंगे, फिर आपको शुरू से वो सारा चीज मेहनत करना पड़ेगा। तो रैम का वही काम है, ठीक है।
जैसे आप नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ लीजिए कि शादी विवाह जैसे गांव में होता है, तो शादी विवाह होता है तो उसमें खाना बहुत बहुत मात्रा में बड़ा बड़ा कढ़ाई में बनाया हुआ रहता है, एक जगह स्टोर करके रखा हुआ रहता है, लेकिन खिलाने के लिए एक टेबल की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? एक राउंड वाला टेबल, उसके बगल में चेयर, छोटा छोटा चेयर लगा हुआ रहता है, उस पर बैठा के लोगों को खिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए 500 आदमी को खाना खिलाना हो तो एक जगह खाना बन जाता है। तो जो बड़ा बड़ा भगोना में जो बर्तन में खाना बना हुआ रहता है उससे तो हम नहीं परोसते हैं, हम उसको उठा करके ला के टेबल पे परोसते हैं, फिर लोग खाता है। तो हमारे सामने कितना हैवी भी गेमिंग या फिर कोई एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड रहेगा, बट हमें उसको चलाना है तो हमारा रैम हैवी होना चाहिए। जैसे हमें खाना खिलाने के लिए जैसे 500 आदमी है या फिर 1000 आदमी है और हमारे पास 2 ही आदमी का बैठने का जगह है, तो जो एक बार भीड़ आएगा वो पूरा आदमी का, अगर गाँव में देखे होंगे शादी ब्याह में पूरा एक ही बार भीड़ उमड़ के आ जाता है, पूरा लोग एकदम एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारा अगर अधिक टेबल है, 10 गो राउंड वाले टेबल है, तो सब पे अगर पाँच पाँचों को कुर्सी लगा रहे हैं तो 10 पचे 50, 10 बार में 500 आदमी है तो काम खत्म। तो जितना ज्यादा टेबल रहेगा उतना आसानी से हम खिला लेंगे, लेकिन जितना कम टेबल रहेगा उतना कंजस्टेड होगा। तो हमारे सामने अगर हेवी से हेवी भी अगर क्या बोलते हैं कोई एप्लीकेशन या फिर कोई गेम इंस्टॉल्ड है लेकिन हमारा रैम हेवी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा सीपीयू भी हेवी होना चाहिए, जो हमारा प्रोसेसर होता है प्रोसेसर भी हेवी होना चाहिए। प्रोसेसर भी अगर हेवी नहीं है तो फिर हम जैसे मान लीजिए खिलाने वाला आदमी टाइट नहीं है और सब कुछ व्यवस्था है, रेमो बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है और टेबल भी पूरा लगा दिए हैं, खिलाने वाला आदमी ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो उसमें मैनेजमेंट का जो काम करेगा खिलाने पिलाने में, कौन आदमी कहाँ जाएगा कैसे वर्क करेगा, तो उसका काम अगर समझ लीजिए मोटा मोटी वो सीपीयू का काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेसर भी हेवी होना चाहिए, रैम भी हेवी होना चाहिए, तो हम सारा चीज वर्क कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब समझते हैं रेम क्या है। ठीक है, रेम नॉन वोलेटाइल होता है, रेम सॉरी रोम, रोम जो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, रेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसका नाम से ही अगर देखा जाए रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये चीजों को कभी भूलता नहीं है, जो कंपनी इसमें प्रोग्रामिंग करके भेज देती है वो पूरा हमेशा के लिए रहता है, ये भूलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटा सा एक टीवी का रिमोट देखिए, टीवी के रिमोट में एक पूरा फिट फाट करके उसका एक रोम प्रोग्रामिंग करके उसको भेजा हुआ रहता है कि एक दबाना है तो एक ही दबाना है, वॉल्यूम वाला दबाना है तो साउंड बढ़ना है, वॉल्यूम माइनस वाला दबाना है तो साउंड घटना है, ये ऊपर वाला बटन दबाना है तो चैनल चेंज होना है। तो उसमें जो जो प्रोग्राम करके भेजा हुआ रहता है वैसे ही काम करता है। अब हम एक दबाते हैं तो दो तो नहीं काम करता है, दो दबाते हैं तो तीन तो नहीं काम करता है, जो उसने प्रोग्राम करके भेजा है वही काम करता है। जैसे मान लीजिए नोकिया वाला जो बहुत पहले जो फोन आता था, तो जैसे नोकिया का फोन ओपन होता था तो ऐसे हाथ मिलाता था, अगर हम इस चाहेंगे कि हाथों को रोक दे तो रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो नोकिया लिख के आएगा और ऐसे हाथ मिलाता साउंड आता था। या फिर अभी का एग्जांपल के लिए कोई भी फोन ले लीजिए, जो भी आप फोन ओपन करते हैं तो उसका एक बायोस सिस्टम ऑन हो जाता है, उसके जो पीछे बैकग्राउंड में एक बायोस सिस्टम ऑन हो जाता है। तो किसमें होता है? वो रोम में होता है। जैसे आप ऑन करेंगे तो सारा जिस कंपनी, जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग लिखा हुआ आएगा, ओप्पो का है तो ओप्पो लिखा हुआ आएगा, एप्पल का है तो एप्पल का लोगो ऑन होता है तो दिखाता है, तो उसमें फिट कर दिया गया है। फिर सेटिंग सिस्टम उसका कहाँ होना चाहिए? ऊपर से खींचना पर ये होगा, किसी का नीचे से, ओप्पो वाला फोन में नीचे से होता है ऊपर करने के लिए, उसको ऊपर से टानिएगा तो उसमें नेट, वाईफाई, आपका डार्क मोड, थेम, वो सारा चीज ऊपर से जो स्विच जो रहता है, जिस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर रहता है, जब भी आप फोन 10 दिन बाद ऑन कीजिए तो वही रहेगा, 15 दिन बाद ऑन कीजिए तो वही रहेगा, 5 साल बाद ऑन कीजिए तो वही रहेगा। तो वो कंपनी रेम में प्रोग्रामिंग करके उसको भेज देती है। तो जैसे एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया गया, जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे तो जो सेटिंग, जो सिस्टम जहां रहेगा वहीं पे दिखाएगा, वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेम 3 प्रकार का होता है। एक रेम होता है नॉर्मल, एक प्रोग्रामिंग रेम। ठीक है, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसको एक प्रोग्राम करके भेज दिया गया रहता है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है, फिर लोगों को लगा कि नहीं, जब हम एक बार ये प्रोग्राम करके भेज दे रहे हैं तो कभी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे? जैसे अगर हमारा कोई फोन है, अगर हमें उसको उस प्रोग्राम को हटाकर, फोन या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है और उसको उस प्रोग्राम को हटा करके हमें दूसरा सिस्टम, दूसरा सेटिंग्स लाना होगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसको अपग्रेड करके बनाया गया इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ रहा है ना? इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा, जैसे जो रोम होता था ना, इसको निकाल करके और अल्ट्रा वायलेट लाइट से उसको इरेज करके और फिर दूसरा उसमें फिर से प्रोग्रामिंग कर दिया जाता था। ये काफी लेंदी प्रोसेस था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगती थी, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी। फिर इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया गया और इसको EEPROM बनाया गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रेम। समझ में आ रहा है ना? ये अपने आप इरेज हो जाता है और फिर से नया प्रोग्राम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज का आप अपना लेटेस्ट फोन देख लीजिए, फोन हम खरीदते हैं, कुछ दिन बाद 6 महीना 7 महीना बाद फोन में अपडेट आता है, जो उसका वायस सिस्टम होता है पूरा अपडेट हो जाता है। फोन अपडेट मार देते हैं हम, जो अगर हमारा फोन चार्ज कम रहेगा, अगर 10% 12% चार्ज रहेगा, तो जैसे हम अपडेट मारेंगे तो वो नहीं लेगा, वो बोलेगा पहले
प्लीज कनेक्ट द चार्जर। फोन को पहले हमें चार्ज करना पड़ता है, फिर हम अपडेट मारते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैम, समझ आ रहा ना, तो ये इलेक्ट्रिकल से इरेज कर देता है। जब हमारा फोन हाई बैटरी में चार्ज रहता है, फिर उसको इरेज करके और फिर दूसरा जो कंपनी चेंज की होती है वो डाल देती है। जैसे बहुत सारे अगर आप फोन खरीदने जाएंगे तो कंपनियां बोल के देती हैं कि 5 साल तक अपडेट होगा, 6 साल तक अपडेट होगा, 3 साल तक अपडेट होगा, 2 साल तक अपडेट होगा, तो सबका अलग अलग सिस्टम रहता है अपडेट होने का, समझ में आ रहा है ना। तो फोन जो हमारा अपडेट होता है उसमें ये रहता है ईईपी रोम रहता है, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैम, वो अपने आप उसको इरेज करके और फिर दूसरा प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। तो वही चीज सिखा करके, जैसे गांव घर में जब भी शादी होता है तो एक जो लड़की को घर से लोग सिखा के भेजते हैं कि बेटी जाना वहां तो नॉर्मल रहना, कोई बोलेंगे तो कुछ टिप्पणी मत करना। तो जिसको जिस तरीके से सिखा दिया गया वो सब उसको प्रोग्राम कर दिया गया, एक बार प्रोग्राम करके उसको डाल दिया गया, वैसे वर्क करता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही होता है रोम। रोम का काम सिर्फ उतना ही है, हम बायो सिस्टम जो होता है इसमें डाल करके सारा चीज भेज दिया जाता है कि ऐसे ऐसे वर्क करना है। यहाँ पे क्लिक होगा तो नेट ऑन होगा, यहाँ पे क्लिक होगा तो नेट ऑन होगा, यहाँ पे क्लिक होगा तो हॉटस्पॉट ऑन होगा, ऐसे कॉल आएगा तो ऐसे लोगो दिखाएगा। तो सारा चीज रेम में फिट करके भेज दिया जाता है, ठीक है। तो रेम रोम आप समझ चुके होंगे। रेम जो होता है वोलाटाइल होता है और रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है, समझ में आ रहा है ना। रेम वोलाटाइल होता है और रोम नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। वोलेटाइल मीन्स जैसे इसका यादाश्त नहीं रहता है, जैसे लाइट कटा ये ऑफ हो जाएगा, फिर जब हम जो भी काम किए रहेंगे फिर से हमें शुरू से करना पड़ेगा। इसमें अगर हम जो काम कर रहे हैं उसको हमें सेव करके रखना पड़ता है, तब हमारा फिर हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है, नहीं तो इरेज होता है। और रोम जो होती है कंपनियां इसको जो सिखा पढ़ा के जो सेटिंग सिस्टम इसमें जो डाल के भेजती है वही रहता है, फिर वो कंपनी फिर से भेजेगी। तो अपडेट करने के लिए जैसे फोन में आता है ना कि अपडेट कर देते हैं फोन को, तो जब हम अपडेट करते हैं तो सारा सिस्टम उसका दोबारा चेंज होता है, समझ में आ रहा है ना। रेम और रोम इस तरीके से काम करता है। और ये हमारा होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी बहुत फास्ट होता है ये भी। और आज की डेट में कहीं भी देखिए पैसा लग रहा है लेकिन उस फास्ट चाहिए चीज़ों को। जितनी ज़्यादा हो रही है कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारा सिस्टम फास्ट होना चाहिए। इसी के चक्कर में ये रैम का साइज और बढ़ते जा रहा है। और ये आपका L1 L2 L3 है। तो जो कैश मेमोरी हुआ है, कैश मेमोरी को अगर बहुत सारा यही रहता है कि कैश मेमोरी को ही पूरा और साइज में कर दिया जाए तो कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। अगर इसको रैम की तरह साइज में बढ़ा दिया जाएगा तो जो सिस्टम का कीमत अभी 45-46 हज़ार है उसका लाखों में चला जाएगा। तो इस तरीके से कैश मेमोरी को उतना नहीं बढ़ाया जा सकता है। और लेकिन कैश मेमोरी बहुत फास्ट होता है, जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो चीज़ ही अपने पास रख लेता है और फटाक से जैसे हम वर्क करेंगे वो तुरंत वर्क करके दे देगा, समझ में आ रहा है ना। तो कैश मेमोरी को भी हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, मुख्य मेमोरी ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है हमारा हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी डीवीडी, ये सारा चीज क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें हम जितना इंक्लूड करते हैं जो अलग से जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं वो क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। रैम में तो डेटा स्टोर करके नहीं रखते हैं, रोम में भी डेटा स्टोर करके नहीं रखते, कंपनियां जो डाल के भेजी रहती है वही सारा चीज रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे, रोम का अगर एग्जाम्पल ले लें तो जैसे वॉशिंग मशीन ही होता है। वॉशिंग मशीन में जो फिट करके दे दिया गया है कि इतना देर पे इतना बीप मारना है, इतना देर पे इतना बीप मारना है, तो उस तरीके से सारा चीज उसका काम होता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कपड़ा हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, कपड़ा डाल करके और जो हम लाइन से ऑन कर देते हैं और टिप देते हैं, उसको 10 बार घूमना है, 5 बार ऐसे घूमना है, 5 बार ऐसे घूमना है, तो उसके रूम में पूरा फिट कर देगा कि तुमको 10 बार घूमना है, 10 बार के बार बार बंद हो जाता है। लाइट कटता है तो 5 बार ऐसे घूमे रहता है, फिर लाइट आता है तो फिर 5 बार ऐसे घूमता है। वो अपने रूम में याद करके रखता है उस चीज को, समझ में आ रहा है। तो रूम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, फिर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक स्टोरेज आता है, ऑप्टिकल स्टोरेज आता है, फ्लैश स्टोरेज आता है, तो ये सारा सेकेंडरी मेमोरी ही। अगर इसको देखा जाए तो पूरा सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे अधिक हमारा HDD, समझ में आ रहा है ना, HDD यूज हो रहा है। अभी नया पर इसमें अगर एक और जोड़ दिया जाए SSD, समझ में आ रहा है ना, एक नया पे इसमें SSD आ गया है, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव, ठीक है। तो सबसे अधिक जो हमारा यूज होता है हार्ड डिस्क यूज होता है। CCTV कैमरा में भी हार्ड डिस्क यूज होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है हार्ड डिस्क। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जितने लैपटॉप आ रहे हैं सब में हमारा SSD इंस्टॉल होता है। SSD से फायदा ये होता है कि हार्ड डिस्क के कंपेरिजन ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। हार्ड डिस्क में हमारा ये एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एक प्लेटर रहता है और एक ये डिस्क रहता है मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क रन करता है और यहाँ से इसको रीड करता है, ठीक है, रीड एंड राइट, समझ में आ रहा है ना। और जो हमारा SSD आता है, SSD नॉर्मल हमारा इस तरीके से जैसे हमारा रैम होता है ना उसी की तरह से थोड़ा सा उससे चौड़ा रहता है। और जो हमारा CD ड्राइव जो होता है ना लैपटॉप में उसी के आकार का रहता है और आसानी से उसके जगह पे इसको हम फिट कर सकते हैं। और इसमें छोटा छोटा इसमें मेमोरी कार्ड लगे हुए रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। 512 MB का आता है, ठीक है, 256 के आसपास ऐसे GB में आता है, ठीक है, 512 GB हो गया, ठीक है, या फिर
256 GB हो गया। इस तरीके से SSD का साइज आता है। SSD थोड़ा सा फास्ट होता है और हमारा हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो होता है। तो कंप्यूटर में जब भी देता है तो हमारा SSD हो गया या फिर हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। बहुत पहले के टाइम में हमारा फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप यूज होते थे, जो बहुत पहले वाला जो हमारा कंप्यूटर का जनरेशन था उसमें। लेकिन अभी के डेट में जो यूज होता है हमारा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव यूज होता था। इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, समझ में आ रहा है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। और अभी के डेट में जो यूज होता है SSD यूज होता है, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। अभी बहुत सारे लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क भी डाल लेते हैं और SSD भी डाल लेते हैं। जो पुराना वाला लैपटॉप है उसमें जो कैसेट डालने की जो जगह होता है ना, वहाँ पे उसको निकाल करके और उसमें SSD डाल दिया जाता है, और अंदर जो हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क रहता है वो हार्ड डिस्क भी रहता है। इससे क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा स्टोरेज जो हमें काम का नहीं है, जैसे कोई फिल्म हो गया या फिर कोई ऐसे अनवांटेड फाइल्स हो गई, उसको हम उसमें हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं। और जो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे हमारा विंडोज हो गया या फिर हमारा फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इंडिजाइन हो गया, ये सारा चीज को हम SSD में डाल के रखते हैं, क्योंकि SSD फास्ट होता है। जब हम इसमें से कोई भी चीज ऑन करेंगे तो इसको ढूंढ करके निकाल करके रेम में लेके जाएगा। SSD में एक क्लिक करते हैं फटाक से ऐसे आ जाता है, क्योंकि ये गोल गोल घूमते रहता है ये डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क का भी एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं हम, आप उसको जाके देख लीजिएगा, हार्ड डिस्क के बारे में पूरे अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो इस ये थोड़ा सा स्लो होता है और ये थोड़ा सा SSD फास्ट होता है। तो लोग SSD में सारा एप्लीकेशन रख देते हैं और जो वीडियो फुटेज रहता है वो सारा चीज हार्ड डिस्क में रख देते हैं। तो इस तरीके से दोनों हमारा काम हो जाता है, अधिक स्टोरेज में मिल जाता है, क्योंकि SSD बहुत ज्यादा स्टोरेज का लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और हार्ड डिस्क थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके का दिमाग लगा करके लोग समझदार है, सारा चीज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एज ए एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, तो मैं सोचा कि पूरा क्यों ना कवर किया जाए, आधा अधूरा क्यों बनाया जाए, समझ आया ना। तो मैग्नेटिक स्टोरेज की जब बात आए तो मैग्नेटिक स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये SSD इसमें नहीं आएगा, इसको SSD इसमें से हम हटा देते हैं, ठीक है। हम नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे लिखे हुए थे। आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। पहले के जमाने में मैग्नेटिक टेप यूज होती थी, फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, आज की डेट में हार्ड डिस्क यूज होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है। अगर कभी क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा है, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ऑप्टिकल स्टोरेज में आएंगे तो ऑप्टिकल स्टोरेज में आपका CD ड्राइव हो जाता है, DVD ड्राइव हो जाता है और ब्लू रे हो जाता है। ये एक तरीके के ऑप्टिकल डिस्क है, समझ में आ रहा है ना। इसकी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी स्टोरेज कम थी, DVD की स्टोरेज अधिक थी। अगर आप ध्यान दिए होंगे नॉर्मल, अगर आप कैसेट जो इस टाइम चलता था, बच्चे थे हम लोग छोटे छोटे, तो उस टाइम DVD प्लेयर में फर्स्ट में CD आया था, CD में कैसेट डाल के चलता था। तो CD जो कैसेट होती थी वो 2 पार्ट में होती थी, 2 CD डालना पड़ता था एक मूवी को देखने के लिए, 2 कैसेट, ठीक है। और DVD आया तो DVD प्लेयर में एक कैसेट में 3-3 मूवी, 4-4 मूवी, 5-5 मूवी इस तरीके से आने लगे। लेकिन CD में एक भाग 1 भाग 2 करके 2 ठो डिस्क हमें मिलती थी CD में, तब हम CD में डाल के देख पाते थे। CD में DVD प्लेयर में CD प्ले भी हो जाता था, लेकिन CD प्लेयर में DVD प्लेयर नहीं होता था। तो हमें यहाँ पे CD मिलता है और DVD प्लेयर मिलता है। अगर आप किसी का HRCT करवाने जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो आपको एक DVD कैसेट खरीद के सादा वाला ले जाना पड़ेगा और उसमें डॉक्टर लोग डाल करके, जो भी HRCT करते हैं वो डाल करके देते हैं, ठीक है। ब्लू रे भी इसी तरीके से एक ऑप्टिकल डिस्क ही आता था, ब्लू कलर का हल्का रहता था और इसकी थोड़ी सी इन सबसे जो लाइफ थी उसकी अधिक होती थी, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से फ्लैश स्टोरेज की बात की जाए तो फ्लैश स्टोरेज में आपका पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है। अगर SSD कहेंगे तो SSD भी फ्लैश स्टोरेज में ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, जितनी सेमी कंडक्टर मेमोरी कार्ड होती है वो आपका फ्लैश स्टोरेज में आती है, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज, तो आप अच्छा से इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर मेमोरी संबंधित जो भी सवाल आपके मन में होंगे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना। ये एक मिथ्य रहता है लोगों के पास, बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो आपका जो CPU है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से भी उठा करके काम कर सकता है। तो हार्ड डिस्क हमारा स्लो होता है और CPU का जो स्पीड होता है मिलियंस ऑफ पर सेकेंड में मापा जाता है। अभी तो बहुत ज्यादा स्पीड आ रहा है आज की डेट में, तो उसका स्पीड फास्ट होता है और इसका स्पीड स्लो होता है। तो इसी लेकर के हमें बीच में एक आदमी चाहिए होता है काम करवाने के लिए, होता है हमारा रैम हमारा फास्ट होता है। लेकिन रैम का जो स्टोरेज आता है, ये भी ध्यान रखना जब ये स्टोरेज की बात हुई, रैम का स्टोरेज जीबी में आता है और हार्ड डिस्क का स्टोरेज टीबी में आता है और कैश मेमोरी का स्टोरेज MB और KB में आता है, समझ में आ रहा है ना। कैश मेमोरी हमारा इसमें इंस्टॉल रहता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है ना उसी में L1 L2 उसी में रहता है, L3 बाहर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। और जो हमारा रैम होता है वो 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है।